बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यह है प्रोग्राम बाखबर और मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में इतलात आई कि वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं ताकि वो अपनी पार्टी की क़यादत संभालें, पार्टी की बागडोर संभालें और इसके अलावा आने वाले इलेक्शन की कैंपेन में वो हिस्सा लें। लेकिन उनके आने से कबल ही एक फेक प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ सामने आती है कि नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे बल्कि उन्हें बरतानिया से निकाला जा रहा है और 25 सितंबर तक की उनके पास मोहलत है, वो पाकिस्तान वापस आएंगे। ये वजह है उनके वापस आने की। लेकिन आज अपने प्रोग्राम बाखबर में हमने इस फेक न्यूज़ को काउंटर करना है और अपने देखने सुनने वालों तक पहुंचाना है कि असल हकायक क्या थे। बरतानिया में एक पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं मुर्तज़ा अली शाह, जिनकी आज की ये स्टोरी भी है। उन्होंने बताया है कि हकायक क्या हैं। बरतानिया में उनका केस पिछले 1 साल से लगा है जिसकी अभी तक समाअत नहीं हुई है। तो इसी सिलसिले की एक कड़ी है हमारा आज का पहला सवाल, जो कि कुछ इस तरह से है: बरतानिया से नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक फेक न्यूज़ के पीछे सोशल मीडिया के मुहर्रिकात हैं या नहीं। आज के हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका तारुफ मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने हमें स्काइप पर ज्वाइन किया है। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त तशरीफ रखे हुए हैं शनीला अम्मार साहिबा और ताहिर मलिक नहीम साहब, जबकि लाहौर स्टूडियो में हम खुशामदीद कहते हैं आजम चौधरी साहब को और सज्जाद अनवर साहब को। सबसे पहले हम चलते हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब की जानिब। मुर्तज़ा साहब, फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया पे गर्दिश करती है, लेकिन देखने वालों को और कम इल्म वालों को, लेकिन न्यूज़ से ताल्लुक़ रखने वालों को, दिलचस्पी रखने वालों को ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि असल न्यूज़ क्या है और फेक न्यूज़ क्या है। इस फेक न्यूज़ के हवाले से आप हकाइक कौन से सामने लाएंगे और ऑप्शन हाँ की लेंगे या ना की लेंगे? ये बहुत वाज़े है कि ये एक फेक न्यूज़ थी, लेकिन इसका जो मकसद था वो सिवाय इसके और कुछ नहीं था कि पीटीआई की लीडरशिप को ये देखिए मदीहा, उनकी अपनी पार्टी की तरफ से ये एक बात कही जा रही है कि वो बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर होंगे। कोई सितंबर कह रहा है, कोई दिसंबर कह रहा है, लेकिन ये अब बात है कि वो पाकिस्तान जल्दी वापस आएंगे क्योंकि उनकी पार्टी को उनकी ज़रूरत है। आगे उन्होंने इलेक्शन में जब जाना है तो इलेक्शन कैंपेन को चला ही मियां नवाज शरीफ साहब कर सकते हैं। जो इमरान साहब हैं उनका डर ही यही है, वो नहीं चाहते कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान। देखिए, जिस वक्त तो हुकूमत में भी थे और इनका अपना मेडिकल बोर्ड बैठा था और उन्होंने बताया था कि जी उनकी तबीयत ठीक नहीं, उनको बाहर भेजना बहुत जरूरी है, तो इन्होंने उनको बाहर भेज दिया और उसके बाद जो वो बाहर चले गए तो उनकी बीमारी का मजाक उड़ाते रहे। फिर इन्होंने दावे करने शुरू कर दिए कि हम उनको पाकिस्तान वापस लेके आएंगे, लेकिन उनको पता था कि बरतानवी कानून के तहत वो उनको वापस नहीं ला सकते हैं। और उसमें जैसे मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने बताया कि एक इनका मुआहिदा भी उनके साथ होना शुरू हो गया था, जो अभी पिछले दिनों उसके ऊपर फिर साइन हुए हैं मुजरमों की हवालगी का, और इन्होंने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया था कि ये अब जब हमारा मुआहिदा हो जाएगा तो हम मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान वापस लेके आ गए। लेकिन उस वक्त भी वहां पर मौजूद जो लॉयर थे उन्होंने बताया था कि इसके बावजूद भी वो पाकिस्तान नहीं आ सकते। उनके हुआ ये था कि उनका जो वीजे की उन्होंने एक्सटेंशन वहां पे की थी बरतानवी हकाम को, तो वो उनकी रिजेक्ट हो गई थी, तो वो अपील में चले गए थे। वो अपील अभी तक उनकी उसकी हेयरिंग स्टार्ट नहीं हुई। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के अंदर ये स्पेकुलेशन होनी शुरू हो गई थी कि मियां साहब शायद सितंबर में वापस आ जाएंगे क्योंकि उनकी अपनी पार्टी ने ये बयान दिए थे, तो उसको मतनाजा बनाने के लिए इन्होंने ये सारी फेक स्टोरी जो चलाई थी। और आपने इमरान ने खुद जलसे के अंदर भी ये बात की थी कि ये नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान वापस लेके आ रहे हैं। भाई अगर वो ला रहे हैं तो आपको इससे क्या मसला हो रहा है? आपको तो डरना नहीं चाहिए। आप तो खुद कहते थे कि मैं उसको पाकिस्तान वापस लाऊंगा, वो पाकिस्तान की अदालतों को फेस करेगा, वो जेल के अंदर जाएगा। अब जब वो आ रहे हैं तो आपको डरना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि वो डर रहे हैं, उनको पता है कि उनके बयानिए का तोड़ मियां नवाज शरीफ साहब है। जब वो पाकिस्तान आएंगे उनका वोटर जो है वो वापस पलट के उनकी तरफ आएगा। जब वो कैंपेन चलाएंगे उनकी कैंपेन बहुत अग्रेसिव होगी और इमरान के बयानिए का तोड़ करेंगे। चूंकि वो डर था एक उनके अंदर, तो उन्होंने ये प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया और ये इनका वतीरा, ये हर खबर को, हर चीज को मुतनाजा बनाने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। ठीक है ताहिर साहब, एक तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के मुहर्रिकात क्या हैं, साथ ही साथ एक और सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाएंगे तो फिर उनकी जमात की, उनकी पार्टी की स्ट्रेटजी क्या होगी? आप किस तरह का सिनेरियो देखेंगे? पहले तो मैं ये कहता हूँ कि जो सियासी लीडर होते हैं, और मियां नवाज शरीफ इस वक्त हमारे उस क्लास से हैं सियासी कि जो तजर्बा उनका एक ओवर द ईयर कई दहाइयों का, वो इक़्तिदार में भी रहे, अपोजिशन में भी रहे, तो उनसे इख्तलाफ की गुंजाइश है, लेकिन इस स्टेचर के लोगों का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए।
वो उनसे किसी का इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इसमें तो शुबा नहीं कि उनको गवर्नेंस का भी तजर्बा है, उनको रमूज़ सियासत का भी पता है। तो ये जो कैंपेन चलाने का मकसद है, इसका मकसद ये है कि वो हाल ही में उनकी जिस तरह शैनीला ने बताया मुलाकातें हुई, हमारे उस्ताद मोहतरम इरफान सिद्दीकी साहब गए और लीडरशिप वहाँ पे गई, और वो मियाँ साहब ये देख रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात के बाद की सूरत हाल कि उनकी यहाँ पे अदम मौजूदगी का मुस्लिम लीग को नुकसान हुआ है। और वैसे भी जो एक वो गाइडेंस है उनकी, वो बाहर बैठ के और शक्ल में होती है, और जब आप ये फिजिकली फील्ड में होते हैं तो और ये नहीं भूलना चाहिए कि वो पिछले इंतखाबात में वहाँ रहते हुए यहाँ आए थे जी। और जिस हालत में आए थे कि उनकी जो एहलिया थी वो डेथ बेड पे थी, और यहाँ आके उन्होंने गिरफ्तारी पेश की। वो मनाजिर अभी भी कौम को याद है कि वो चारों अतराफ से उनके त्यारे को घेरा गया था। तो बात ये है कि उनके आने का एक वक्त है और वो डिसाइड उन्होंने करना है, और इंतखाबात हैं, लिहाजा उनके आने को मुतनाज़े बनाया जाए, इसके मकासद ये हैं। सही है। तो पॉलिटिकल पार्टीज को फील्ड में मुकाबला करना चाहिए। देखें, आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो नहीं है, उनकी पार्टी के साथ पाकिस्तान का भी नुकसान हुआ, ये हमारे सियासी निज़ाम को भी नुकसान हुआ। तो मुझे याद है कि नवाबज़ादा नसरुल्लाह गए इंग्लैंड, तो वहाँ पे सुहेल वड़ाई साहब ने इंटरव्यू किया, तो उन्होंने कहा इनके बाहर रहने से पाकिस्तान को नुकसान है। उस वक्त मैं तालिब इल्म था। इसकी मोहतरमा की जो सलाहियतें हैं, पाकिस्तान को उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मैं आज ये कहूँगा कि पाकिस्तान को फ़ायदा उठाना चाहिए मियाँ नवाज शरीफ से। सही है। उनके अंदर खूबियाँ भी हैं, तो वो उनसे आप हमारे सियासी निज़ाम को इन सियासतदानों से महरूम करेंगे। तो जो नए लोगों का यहाँ चूरन बेचा गया, नए लोग वो उनको देख के तो शर्माए हैं, हूर लोगों ने कानों को हाथ लगा लिया कि ये नए लोग हैं कि जो अब इतने लाडले हैं कि वो उन्हें थोड़ी सी आजमाइश आई, पत्ती का रंग पता चलता है जब पानी खोलता है। पानी खोला भी नहीं और उनके रंग जमाने में जाहिर हो गए। तो जो आजमूदा क़यादत है उसको सियासी निज़ाम में भरपूर हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। ठीक है आदम साहब, जब मियाँ साहब की वतन वापसी हुई है, मनाजिर देखने से ताल्लुक़ रखते थे, तो अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनकी वतन वापसी के हवाले से? और दूसरी दफ़ा जो ये कैंपेन खोली गई है उनके मुतालिक कि उन्हें वापस बुलाया नहीं, वो वापस नहीं आ रहे बल्कि उन्हें निकाला जा रहा है, जवाब किस तरह देंगे सोशल मीडिया की इस मनफी कैंपेन के हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि मियाँ साहब उनका इतना केस डिले क्यों हुआ है उनका इमिग्रेशन में, होम ऑफिस में, जो अभी तक 1 साल से, उसकी वजह क्या थी कि मियाँ साहब का जब पासपोर्ट खत्म हो रहा था उस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उनको पासपोर्ट जारी ही नहीं किया जो उनका हक था। जब पासपोर्ट जारी नहीं किया जाएगा तो ऑब्वियसली उनका केस जाहिर है उसकी वो कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। ये तो जब मियाँ शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने हैं उसके बाद पासपोर्ट जारी किया गया है और उनका एक हक है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ के जो इमिग्रेशन कवानीन है उनके अंदर मियाँ नवाज शरीफ क्योंकि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर है और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर रह चुके एक मुल्क के, और उसके साथ साथ उनकी उम्र देखें, उनकी उम्र इस वक्त 60 से ऊपर है। उनके जो इमिग्रेशन कवानीन है वो बहुत सारी चीज़ों पे रियायत देती है, लिहाजा ये सोच के उनको निकाला जाएगा या ये तो बिल्कुल ही बचकाना सी एक सोच है, ये तो मुमकिन नहीं है। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है या जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें अब कोई दूसरी राय नहीं है कि मियाँ नवाज शरीफ का जो एक सियासी मुकाम है उनका जो कद है इस वक्त वो बहुत बड़ा है और इस वक्त पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है। इस किस्म के जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, मलिक नईम साहब, हमारे ताहिर मलिक साहब ठीक फरमा रहे हैं कि इनके जो तजर्बा है, उनकी जो उन्होंने टाइम गुजारा उसका फ़ायदा उठाना चाहिए मुल्क को, ना कि आप इतनी वो सियासत को मुखालफत और दुश्मनी में ले जाएं कि हम अपने लोगों का यहाँ पे मुस्तफीद ना हो सके। तीसरी चीज़ इसमें आ जाती है फेक न्यूज़। देखिए, ये जो सोशल मीडिया की फेक न्यूज़ है इसकी वजह से आपको याद होगा 2016 के अंदर एक पीका जो ऑर्डिनेंस है उसको मुतारफ करवाया गया था, लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट ने उसके अंदर अजीबोगरीब किस्म की तरामीम की जिसकी वजह से उस कानून को वो अजीब शक्ल दी गई। वो इस तरह लग रहा था जैसे बड़ा कोई जालमाना सा मीडिया के खिलाफ कानून है,
बेसिकली वो कानून था सोशल मीडिया की फेक न्यूज के खिलाफ, ताकि उन लोगों को जो इस किस्म की खबरें फैलाते हैं उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जा सके। क्योंकि हमारे इससे पहले पीटीए उसको डील करता था, लेकिन वो पीटीए के दायरा अख्तियार से बाहर जा रही थी वो चीजें, जिसकी वजह से पीका ऑर्डिनेंस के जरिए फेक न्यूज को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। लेकिन उस पीका को इतना मुतनाज़ कर दिया गया है कि आज उसकी अफादियत नजर नहीं आ रही। इसको मेरा ख्याल है कि दोबारा सोशल मीडिया के हवाले से कवानीन को फॉल करने की जरूरत है, ताकि इस किस्म की जो फेक न्यूज है उसका कोई सद्दबाब किया जाए। ठीक है आजम साहब, आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से मीडिया को और मीडिया के अंदर फेक न्यूज़ सर्कुलेट करने के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई है, इसी तरह से सोशल मीडिया के लिए भी कोई ना कोई काम होना चाहिए, सिलसिला होना चाहिए, ताकि फेक न्यूज़ रोटेट ना हो। सज्जाद साहब, आप क्या कहेंगे, सोशल मीडिया के मुहर्रिकात क्या हैं इस खबर के पीछे जो फेक न्यूज़ चलाई जा रही है? डेफिनेटली ये तो सब पे यहाँ है कि सोशल मीडिया में जो है वो ज़्यादातर पाकिस्तान में ख़ास तौर पे उसका कंट्रोल पीटीआई ले गई अपने हाथ में। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ उनके सामने खड़ी नहीं हो सकी सोशल मीडिया पे। ये चैलेंज है पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के लिए भी और सियासी कारकुनों के लिए भी। लेकिन मैं यहाँ कहूँगा कि पाकिस्तान में ओवरऑल मैं बात करूँगा, अगर हिस्ट्री भी देखें तो लीडरशिप के लिए पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव कभी भी नहीं रहे। हम इस रीजन में अगर देखा जाए तो सवाए अफगानिस्तान के बाकी किसी भी मुल्क के लोग जो होते हैं वो इक़्तिदार से अलग होने के बाद एग्जाइल में नहीं जाते। इंडिया आपके सामने उनकी इतनी बड़ी लंबी डेमोक्रेसी है बगैर किसी इंटरप्शन के। बांग्लादेश है, वहाँ हालांकि मार्शल लॉज भी आए। इसी तरह दूसरे ममालिक हैं। इस रीजन में पाकिस्तान है जहाँ पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी पार्टी को एग्जाइल में रह के चलाया, क्योंकि यहाँ पे उनके लिए रास्ते बंद थे। जब वो पाकिस्तान आई तो फिर भी उनके ऊपर एक इंटरनेशनल होने का और यहाँ कहा गया कि लोकल मेड लीडरशिप की ज़रूरत है। फिर उस वक्त के इमरान खान कोई और थे। बहरहाल इस वक्त भी मियाँ साहब को पाकिस्तान आना चाहिए और तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए पाकिस्तान के हालात जो है वो कंड्यूसिव होने चाहिए कि वो अपनी सियासत कर सकें। और छोटी छोटी चीज़ों पे उनको नाहल करने का जो प्रोसीजर शुरू हुआ है ना, 58(2)B तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन जब से यूसुफ रज़ा गिलानी को नाहल किया गया, फिर मियाँ साहब को नाहल किया गया, इस अदालती तरीके से सियासतदानों को नाहल करना, सजाएं देना और उनको इतना मजबूर कर देना कि वो मुल्क से बाहर चले जाए, ये एक एनवायरनमेंट ओवरऑल ख़त्म होनी चाहिए इस मुल्क में। और मियाँ साहब को वापस आना चाहिए। डेफिनेटली उनका खला है, उनकी पार्टी भी को भी शदीद ज़रूरत है, मुल्क को भी शदीद इसकी ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है कि ये दरवाज़ा भी बंद होना चाहिए कि यहाँ पे अगर कोई पावर में नहीं है तो उसके लिए हम यहाँ पे इतने बुरे हालात कर दें कि उसको इलाज भी सही दस्तयाब ना हो और वो उसके लिए बाहर जाए। ये एक मेरा बुनियादी नुक्ता है कि सियासी जमातों को ज्यादा फेयर प्ले मिलना चाहिए, एक ऐसी एनवायरनमेंट मिलनी चाहिए जिसमें अदारों की मदाखलत कम से कम हो। और ये जो हमारी अदलिया का भी रोल है उनको भी रिविजिट करने की जरूरत है। ठीक हो गया। शनीला साहिबा, आप ये क्या कहेंगी कि आने के मनाजिर कैसे हो सकते हैं, आप क्या प्रेडिक्शन करती हैं? क्योंकि पहले भी मैंने कहा कि जब माजी के औराक को हमने देखा है पलट के कि मियाँ साहब की वापसी हुई है तो बड़े बड़े मनाजिर हमने देखे, तो इस मरतबा आप क्या एक्सपेक्ट भी कर रही हैं और प्रिडिक्ट भी कर रही हैं? देखिए, इस वक्त उनकी अपनी हुकूमत है। जिस वक्त वो अपनी बेटी के साथ वापस आए थे उस वक्त उनकी हुकूमत नहीं थी, निगरान हुकूमत थी, लेकिन सबको पता था कि उस वक्त हुकूमत कौन चला रहे थे। और जो जिस तरह ताहिर मलिक साहब ने बताया था कि कमांडोज आ चुके थे, उनको घेर लिया गया था, उनको और उनकी बेटी को, और वो मनाजर सबने देखे थे कि किस किस्म के थे। अब जब वो आएंगे, उनकी बेटी भी जेल में नहीं है, बाहर है, वो जो है क्राउड पुलर भी है। और अगर मियाँ साहब जो हैं लाहौर में उतरेंगे तो शायद उनकी कुछ झड़पें चलेंगी पंजाब पुलिस के साथ, क्योंकि परवेज़ इलाही या इमरान नहीं चाहेंगे कि उनका तारीखी इस्तकबाल हो। लेकिन अगर वो इस्लामाबाद आते हैं, उनकी अपनी हुकूमत है, उनकी बेटी क्राउड पुलर है, उनकी अपनी पार्टी की हुकूमत है, तो उनका इस्तकबाल बड़ा शानदार होगा। अब देखना यह है कि उनके आने से पहले क्या उनकी हुकूमत असेंबली से वो कानून जिसके बारे में हम सुन रहे हैं कि पास करवा दिया जाएगा कि ताहियात नाहली खत्म करके 5 साल की कर दी जाएगी नाहली, और ये कि उनके केस और उनको 7
अदालत लेके जाएगा या उससे पहले उनकी जमानत का कर लिया जाएगा। ये चीजें हैं जो वो देखने की उनकी हुकूमत उनके आने से पहले ये कौन से अरेंजमेंट। ठीक है, तो सोलंकी साहब आपके कहते हैं ये जो ताहयात नाअहली है ये 5 साल तक कैसे हो सकती है, आइन और कानून की रूह से बताइएगा। देखें, 2 सूरतें हैं। एक तो 62(1)(f पे जो सुप्रीम कोर्ट का जो पिछला फैसला है जिसपे एक नजरसानी अपील भी दायर है, या तो उसका फैसला हो या सुप्रीम कोर्ट खुद 184(3) के तहत इस अपने फैसले को तब्दील करे, और तीसरी सूरत यह है कि पार्लियामान बाकायदा कानून साजी करे। ठीक, जो आइन है 62(1)(f जो है उसके तहत या इलेक्शन एक्ट में, तो ये तीनों सूरतें मुमकिन हैं जिसके तहत इसको महदूद किया जा सकता है कि जी अगर ये नाअहली है तो ये 5 साल के लिए। ठीक है ताहिर साहब, क्या सियासतदान को ताहयात नाअहल करना चाहिए? देखिए, ये तो कोई दुनिया का जुर्म ऐसा नहीं है कि जिसमें आप उसको लाइफ लॉन्ग एक सज़ा दें। सबसे बड़ा जुर्म तो मर्डर है, और उसमें भी दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में अक्सरियत में डेथ पेनल्टी नहीं है। तो सियासतदानों ने कौन सा ऐसा जुर्म किया, जमहूरियत का अलम किया, और वो जुर्म इतना हो गया कि नाकाफिली, क्योंकि ये अवाम के नुमाइंदे। तो जो गैर मुंतखब लोग हैं उनकी नफरत अवाम से है, वो उतनी नफरत उनकी अवाम के नुमाइंदों से। इसकी सज़ा उनको मिलती है और मिलती रहेगी, क्योंकि वो किसी गैर मुंतखब आदमी के नुमाइंदे नहीं, वो पाकिस्तान के मजदूर, किसान, मेहनत कश के नुमाइंदे। तो ये जो ताहयात नाअहली है, हिदायत का रास्ता खुला हुआ है, लोग कुफर से भी इस्लाम कबूल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ इस कानून में, और सबसे बड़ा जुल्म ये जो सादिक और अमीन वाला, ये टाइटल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया के लिए था। इसको जब हमने जनरल ज़ियाउल हक के दौर में मजलिस शूरा की तश्कील के बाद जितने ज़मीर फरोश यहाँ पे मुल्ला थे उनको मजलिस शूरा का मेंबर बनाया गया, और वही फिर क्राइटेरिया रुकने असम्बली के लिए रख दिया गया। सबसे बड़ा जुल्म ये था, और पीपल्स पार्टी ने कोशिश की अपनी हुकूमत में कैसे ख़त्म करें। तो उस वक्त के जो रजत पसंद थे मुस्लिम लीग के अंदर, उन्होंने मुखालफत की। ये उन्हें नहीं पता था कि एक दिन वो भी इसकी जद में आएंगे। ठीक है, एक जर्नलिस्ट क्या कहता है, आजम साहब ताहयात नाअहली होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपने क्या देखा माजी में? देखें, ये तो बिल्कुल ताहयात वाला तो समय से बालातर है, ये तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप मलिक साहब ठीक कह रहे हैं कि कत्ल से बड़ा कौन सा जुर्म हो सकता है। सही। कि अगर कत्ल की ताहयात नाअहली नहीं है तो आप सियासतदानों को देखें, पाकिस्तान के अंदर सबसे आसान हदफ जो है वो सियासतदान है। आप जब चाहें सियासतदान पे उंगली उठाएं, जब चाहें सियासतदान को सजा दे दें। तो उसी वजह से सियासतदानों को, और उसका मैं समझता हूँ कि एक बड़ी उसकी वजह यह है कि सियासी पार्टियां वो एक पेज पे कभी आती नहीं है। हम बीइंग अ जर्नलिस्ट हम बार बार इस चीज का इजहार करते हैं कि सियासी पार्टियों को एक पेज पे आके सबसे पहले पार्लियामान को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि पार्लियामान मजबूत होगा तो सियासी जमातें जो है उनका रोल भी बड़ा इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा ये तो रवायत खत्म होनी चाहिए। और दूसरा, मियाँ साहब के हवाले से जहां तक मुझे थोड़ी सी समझ है, क्योंकि मियाँ साहब के हवाले से अभी तक कोई मेरा कानूनी मुशावरत चल रही है, क्योंकि मियाँ साहब को यहाँ से सजा दी गई थी, और उस सजा के मुताबिक उनकी जो आमद है पाकिस्तान में, जिस तरह शनीला अभी बता रही थी कि इस्लामाबाद में अगर आते हैं तो उन सारे कानूनी पहलुओं को भी देखना पड़ेगा कि मियाँ साहब यहाँ पे आते हैं तो क्या उनको पहले गिरफ्तारी देनी पड़ती है, या उससे पहले कोई ऐसी कानून साजी हो जाएगी कि ये चीजें जो है ना उनकी नाअहली खत्म हो जाए, उनको जो सजा दी गई है वो सजा जो है ना वो इनवैलिड हो जाए। ये सारे कानूनी पहलू भी उसमें देखने की। ठीक है, कानूनी पहलू देखने पड़ेंगे कि लैंड करने से पहले उनकी जो ताहयात नाअहली है वो खत्म हो जाए या फिर बाद में इसको परस्यू किया जाए। सज्जाद साहब, आप भी कमेंट दीजिए कि एक सियासतदान का अपना कितना हाथ है ताहयात नाअहली के ऊपर, कि वो अपने लिए आवाज़ किस तरह से उठाए या किस तरह से इकदाम करें, क्योंकि एक पार्टी बनाने में खून पसीना तो लगता है। हाँ, अगर सियासतदान अपनी पार्टियां खुद बनाए तो उनको बड़ी लंबी स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है, लेकिन अगर उनको बनी बनाई पार्टी मिल जाए तो फिर उनको बहुत लेट समझ आती है कि सियासी जमात को कैसे लेकर चलना है और कैसे नहीं। लेकिन मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि जो हमारी अदलिया है ना जी, वो समझती है कि उसको या तो वो कहीं ना कहीं से लिखा हुआ फैसला लेकर पढ़ देते हैं, या फिर जब कभी उनको आज़ादी मिलती है तो वो उसका बेसरोपा और बहुत ही
ज़्यादा आज़ादाना इस्तेमाल करते हैं। ये जिस तरह से इंटरप्रिटेशन की गई थी ताहियात नहली की, ये बहुत ज़्यादती थी। और कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा 73 का है, उसमें जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के आर्टिकल हैं वो कतन इजाज़त नहीं देते कि आप किसी शख्स को या किसी हल्के के अवाम को अपना लीडर चुनने में आप दरमियान में आए या रुकावट डालें। तो वो बहुत बड़ी ज्यादती हुई थी और उसकी गलतियां सियासी जमातों ने ही की। ठीक कहा ताहिर नईम मलिक साहब ने कि पीपल्स पार्टी के ज़माने में ये जो 62-63 थी, इसको हटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस वक्त उनको ये समझ नहीं आई। जैसे आज इमरान खान को ये बात समझ नहीं आ रही, वो कह रहा है कि खा मैं भी चला जाऊं लेकिन ये शिकें रहनी चाहिए। अल्टीमेट आज जैसे फवाद चौधरी की स्टेटमेंट है कि सियासी जमातों को अपने ताल्लुकात ठीक करने की ज़रूरत है। जब उनको ज़रा सी आँच आई है तो उनको समझ आ गई कि सियासी जमातों के साथ रीयूनियन करने की ज़रूरत है। लेकिन एक ग्रैंड एजेंडा होना चाहिए। जिस तरह इफ्तिखार चौधरी साहब ने पार्लियामेंट को दबाने की कोशिश की थी और उसमें सियासी जमातें एक उसमें सहूलतकार के तौर पे इस्तेमाल हुई थी, वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसकी नज़र जो है हमारी पार्लियामेंट पे एक तरह से उसी अंदाज में है जैसे इफ्तिखार चौधरी देखते थे। मेरा ख्याल इस आउटलुक को भी चेंज करने की जरूरत है। मौसूल हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, हमने ये बात करनी है इमरान खान साहब का जो तर्ज़ सियासत है वो ज़रा पुरतशद्दुद भी लगता है, वो इस तरह इश्तियाल अंगेज़ भी लगता है, क्योंकि जो वो बात कहते हैं फिर उनके फॉलोवर्स उनको आंखें बंद करके मानते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि हमारे बाज़ारों में, घरों में, हमारे ड्राइंग रूम्स में इस तरह की बहस होती है कि रिश्तेदार जो हैं वो आपस में लड़ पड़ते हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे ऐसे नेगेटिव कैंपेन्स भी चलाई जाती हैं, ट्रेंड्स भी चलाए जाते हैं, ब्लाइंडली फॉलो किया जाता है। इमरान खान साहब जो भी कह दें उनके फॉलोअर्स उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। और दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि एहतसाब के अमल से नहीं गुजर पा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, क्योंकि अब उनकी हुकूमत नहीं रही है। जब एक सियासी पार्टी की हुकूमत नहीं रहती है तो फिर उन्हें एहतसाब के अमल से गुजरना पड़ता है। जो उन्होंने अपनी हुकूमत में किया होता है उसका जवाब भी देना होता है। तो इसी सिलसिले में ये जो हमारा सवाल होगा आगे वो ये होगा कि खुद को कानून से बालातर समझते हुए मुखालिफिन के खिलाफ इमरान खान की सोच आमराना है। ये मुर्तज़ा साहब, आप इसका जवाब कैसे देंगे? व्हाट यू? जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। जो इमरान खान की जो तर्ज सियासत है, ख़ास तौर पर 2011 के बाद अगर आप देखें तो मुसलसल ऐसी ही रही है। आप ये देखें कि 2013 के इंतखाबात हुए तो एक साल बाद जो है ये ताहिरुल कादरी को लेकर जो है वो नाम निहाद आज़ादी मार्च के नाम पे इस्लामाबाद में दाखिल हुए, तोड़ फोड़ की, शाहराह दस्तूर पे कब्जा किया, सुप्रीम कोर्ट पे गंदी शलवारें टांगी, पीटीवी जहाँ पर आप बैठी हैं यहाँ पर हमला हुआ, कब्जा किया, वहाँ पे तोड़ फोड़ की, पार्लिमान पे हमला किया, वजीर आज़म हाउस पे हमला किया। तो ये उनकी तारीख है। थानों से गिरफ्तार लोगों को जबरदस्ती छुड़वाया। एसएसपी असमतुल्लाह जुनेजो को शाहराह दस्तूर पर उन्होंने तकरीबन मरने के काबिल उनको किया। और उसके बाद वो ऑडियो लीक आई जो बाद में जाहिर हुई और जिसकी कोई अभी तक जो है उस पर अमल, उस पर कोई तफ्तीश नहीं हुई, ना उस पर कोई मुकदमा बना कि किस तरीके से इमरान खान और आरिफ अलवी साहब बात कर रहे हैं कि ये जो पीटीवी पे हमला हुआ है उस पर वो जश्न मना रहे थे कि ये बहुत अच्छा हुआ है। अभी हाल ही में आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके ले आए कि खुद जो 3.5 साल थे पार्लियामान के अंदर क्या हुआ कि एक दिन के अंदर 33 बिल उन्होंने बुलडोज किए। सबसे ज्यादा ऑर्डिनेंस जो है वो सदर अलवी साहब ने 3.5 साल में बनाए और ऐसे ऑर्डिनेंस जो बाद में अदालतों ने उठाकर बाहर फेंक दी। तो अभी आप ये देखें कि जब FIA ने उनको बुलाया तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो आपको मानता ही नहीं हूँ, आपके पास तो अख्तियार ही नहीं है। आज FIA ने उनसे कहा है कि जी 3 नोटिस है, उसके बाद गिरफ्तारी है। इसी तरह से आप देखें कि एक आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन, उस पर जो बोतान तराजी किस तरीके से करते रहे हैं। खान साहब जो है वो कैसे कैसे घटिया किस्म के इल्जामात और उन पर लगाते रहे हैं।
अब 30 तारीख को उनको भी बुलाया है, फवाद चौधरी को भी, असद उमर को भी, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे। सही सही। आज उनको पता था कि अस्पताल के अंदर शहबाज गिल से मिलने की अदालत ने इजाजत नहीं दी, लेकिन फिर भी वहां पर पहुंच गए। तो उनका जो अमल है, सियासत है, वो मुसलसल मुतअद्दिद सैकड़ों मिसालें भरपूर हैं इसकी, कि वो समझते हैं कि वो खुद कानून है और जो उनके खिलाफ है वो कानून के खिलाफ है। ठीक है शर्मिला साहिबा, आप क्या कहेंगी कि ये जो इमरान खान की सोच है वो आमिराना है? जी बिल्कुल है। इमरान की सोच हर अपने मुखालिफ के बारे में आमराना है। आप देखें उस सहाफ़ियों को किन नामों से पुकारते हैं, उस सियासतदानों के बारे में किस तरह से बात करते हैं, और उनके जो तर्ज हुक्मरानी थी वो भी हम देख चुके हैं। देखें आपने बात की ना कि जो पार्टी हुकूमत से चली गई उसका एहतसाब होना चाहिए, नहीं। हाँ। जो पार्टी हुकूमत में है, हुकूमत से बाहर है, एहतसाब उसका होना चाहिए। हुकूमत में होते भी होना चाहिए, एहतसाब से बालातर कोई है ही नहीं। आप अपने आप को कैसे समझते थे कि मैं कानून से ऊपर हो गया? मियां नवाज शरीफ साहब जो थे वो वजीर आजम थे, जब सुप्रीम कोर्ट ने GIT बनाई उन्होंने पूरी औलाद के साथ जाके उस GIT के सामने हाजिर होते रहे और पेशियां भुगतते रहे हैं, और उसके बाद उनको बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल कर दिया गया। इमरान खान साहब ने पिछले दिनों बयान दिया कि जी मेरे तो कंट्रोल में नैब था ही नहीं, अगर मेरे कंट्रोल में होता नैब तो मैं इन सबको पकड़ के जेलों में डालता और कुछ ना कुछ मैं इनसे निकलवा लेता। खान साहब आपने बंदा छोड़ा कौन सा जिसको आपने जेल में नहीं डाला? आप नाम ले ले किसी भी सियासतदान को जिसको आपने जेल में नहीं डाला। और आप खुद कहते रहे थे जब आप अमेरिका गए थे, वहां पे आपने कहा कि जी खाकान अब्बासी ने कहा मुझे जेल में डालो तो मैंने उसको डाल दिया। फिर आप कैसे कहते कि नैब मेरे अंडर नहीं थी? फिर आपने कहा कि मैं आके नवाज शरीफ का AC उतरवा दूंगा, तो कैसे आपके अंडर नहीं थी वो? नैब का चेयरमैन खुद अपने मुंह से ये बात कहता रहा था कि अगर इनके दौर में इतनी करप्शन हो रही है कि अगर हम इनको छेड़ने लगे तो इनकी हुकूमत गिर जाए। लेकिन क्यों नहीं नैब ने उसके ऊपर कार्रवाई की? क्योंकि आप नैब चेयरमैन को ब्लैकमेल करके अपने अंडर प्रेशर रखते रहे। अगर नैब का इदारा बुरा था, अगर नैब काम नहीं कर रहा था, तो आप नैब चेयरमैन को तोसी क्यों दे रहे थे? आप ऐसे कवानीन क्यों ला रहे थे जिसमें आप नैब के चेयरमैन को अपने प्रेसिडेंट के नीचे रखना चाह रहे थे? ऑर्डिनेंस पास कर रहे थे, वो ऑर्डिनेंस जिसके ऊपर किसी ने भी उस वक्त ऑब्जेक्शन नहीं की थी, और रातों रात आप सदर के जरिए ऑर्डिनेंस पास करवा के इस मुल्क को चलाना चाह रहे थे। तो इमरान का बस में होता तो सारे सियासतदान जो होते वो जेल में होते, फांसियों के ऊपर चढ़ गए होते, और इस मुल्क में जैसे कहते हैं सुंजिया हो जाए गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे। इमरान ऐसा पाकिस्तान चाहते थे, और इसीलिए वो चाहते थे कि सदारती निजाम आ जाए। वो सदारती निजाम अमेरिका वाला नहीं चाहते थे, वो चाहते थे आमिराना सदारती निजाम, कि बस जो मैं कहूं वो कानून हो, और जिसके मैं खिलाफ बोलूं वो मुझे नजर ना आए। वो तो ऐसे सहाफी को भी पसंद नहीं करते थे कि जो उनसे कोई सख्त सवाल कर सके, और हमने देखा भी कि कितने सहाफी बैन हुए, उनको नौकरियों से निकाला गया। आज भी आप देखें कि वो कौम से बैठ के खिताब करते हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न्यूट्रल सहाफी से सवाल ले सके। जी 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 ताई साहब, कल मरियम औरंगजेब साहिबा जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी काफी तवील एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक सहाफी का नाम उन्होंने लिखे, तस्वीरें लेके दिखाया कि कौन कौन से जॉब लेस हो गए और अभी भी जॉब लेस हैं, और जिनके कलम जो है वो रोक दिए गए, जिनके मुंह जो है वो रोक दिए गए थे। आप बताइए कि ये आमराना सोच थी या नहीं? ये इससे बड़ा और क्या सबूत होगा कि उस वक्त देखें पिछली हुकूमत में ये जब कहा गया कि ये सारे लोग जिनके कल मरियम औरंगजेब ने उनकी तस्वीर दिखाई, लिस्ट जारी की, इनके कॉलम बंद हुए, इनके TV प्रोग्राम बंद हुए, और इनके ट्वीट करने पे भी पाबंदी थी, और ये इनको बेरोज़गार भी किया गया। तो उसमें अक्सर ये कहा गया कि ये हमने तो नहीं किया, ये तो जो प्राइवेट मीडिया है वो कर रहा है। तो मेरा उसमें सवाल ये है कि सिर्फ वही लोग बेरोज़गार हुए हैं जो गवर्नमेंट के क्रिटिक थे, उन लोगों के प्रोग्राम या सहाफ़त उनकी उस पर कदगन क्यों नहीं लगी जो हुकूमत के हामी हैं, बल्कि उनको प्राइम टाइम स्लॉट दे दिए गए। तो फिर ये ऐसा मामला नहीं था, और उसमें अगर आप देखें तो चुन चुन के लोगों को टारगेट किया गया। अफसोसनाक बात यह है कि जब एक साफ़ी यहाँ अगवा हुए मतीउल्लाह जान, और वो यूरोपियन कम्युनिटी से लेके इंटरनेशनल न्यूज़ बनी, आलमी जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें उनका हुआ, तो उसके कोई एक हफ्ते बाद एक गैर मुल्की नशरियाती टेलीविज़न को इंटरव्यू दिया उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने, और उन्होंने इसमें लाइल्मी का इज़हार किया कि उनके इल्म में ही नहीं। इस्लामाबाद के एक वाक़या,
फिर BBC वर्ल्ड पे हार्ड टॉक हुआ, उसमें सहाफ़त पे, और डॉन अखबार के जो ओनर हैं हमीद हारून साहब, उनके साथ इंटरव्यू हुआ। और वो जो है वो एक मौक़िफ़, मैं समझता हूँ कि मरियम औरंगज़ेब का मौक़िफ़ नहीं है। वो मौक़िफ़ ये है कि जो सहाफ़त की आज़ादी है, सहाफ़त और सहाफ़त करने की राह में जो दुश्वारियाँ और मुश्किलात लाक है, वो आलमी इदारे उनको रैंकिंग करते हैं। तो वो आप पिछले 3 साल में देख लें उनकी रैंकिंग, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जमहूरियत और सहाफ़त वो किसी भी दौर में आइडियल नहीं रही, लेकिन पिछले दौरे हुकूमत में वो पाकिस्तान की तारीख में वो एक नाम नहाद जमहूरी दौर में भी वो तनज़ली का शिकार रही। सही। तो ये जो है, इसके ऊपर आप किस चीज़ का क्रेडिट ले? आज आपको मीडिया की आज़ादी याद आ रही है, आज ह्यूमन राइट्स याद आ रहे हैं, आज आप लोगों को वो जो टॉर्चर है वो कर, क्योंकि शाहनीला ने भी एक शेर सुनाया है तो मैं भी सुनाना चाहता हूँ कि बड़ा मशहूर एक वो मिसरा है कि अल्लाह करे तेरा भी किसी पे आए दिल, हाय दिल। तो ये हम नहीं समझते इस तरह के जो लीडर होते हैं उनको, कि आपको एक मीडिया की, पार्लियामेंट की और अदलिया की मजबूत इदारों की जरूरत है। सियासत इक़्तिदार के बाद भी जारी रहनी होती है, इक़्तिदार के बाद भी जारी रहनी होती है। आदम साहब की जानिब चलेंगे अब। आदम साहब, ओवर टू यू। देखिए, कोई भी शख्स रियासत से, कानून से बालातर नहीं होता। तो खान साहब अपने दौरे इक़्तिदार के अंदर शायद उनको यही जोम था कि शायद वो इससे बालातर हो गए, जिसकी वजह से उनको मसाइल का सामना करना पड़ा। अगर वो ये चीज़ तस्लीम कर लेते कि रियासत और कानून बाला है, तो शायद उनके खिलाफ अदम एतमाद भी ना होती, क्योंकि वो बाकी पार्टियों के साथ मिल बैठने को तैयार नहीं थे। जबकि बाकी जो सियासी पार्टियां थी अपोजिशन, उन्होंने बार बार उनको दावत दी कि हमारे साथ बैठ के हम बात करते हैं, लेकिन खान साहब ने उनके साथ बैठना गवारा ना किया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली एक आईनी रास्ता अख्तियार किया गया और अदम एतमाद हुई। और अदम एतमाद के बाद आज सूरत हाल आपके सामने है। अगर उस वक्त आइन और कानून को तस्लीम करते तो शायद आज वो इक़्तिदार में होते। दूसरी बात यह है कि अभी जो मीडिया के हवाले से बात हो रही थी, हमें वैसे तो हमें हर हुकूमत में ये सहाफ़ियों को बड़े मसाइल का सामना रहा, लेकिन जो गुज़श्ता हुकूमत थी उसके दौर में एक तरफ कहा जा रहा था कि नौकरियां देंगे, बहुत ज़्यादा लाखों की तादाद में नौकरियां आएंगी, लेकिन बदकिस्मती से सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुए वो सहाफ़ी थे, वो मीडिया हाउसेस थे। हमारे हज़ारों साथी बेरोज़गार हुए, अदारे बंद हुए। हम उस वक़्त बार बार उस हुकूमत से मुतालबा करते रहे कि अपना रोल अदा करे जो हुकूमत का होता है और अदारों को बंद होने से बचाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो इजहार राय की एक आवाज़ है, जो आज़ादी है, वो ख़त्म हो गई थी, सलब हो गई थी, लेकिन उस पर गौर नहीं किया गया, जिसका आज उनको भुगतना भी पड़ रहा है नतीजा। मैं आज भी जो हमारी हुकूमत, मैं उनसे भी यही दरख्वास्त करूंगा कि आज भी अगर कुछ अदारों के ऊपर पाबंदियां हैं, देखें हमारे हजारों कारकुन अदारों के साथ वाबस्ता है, हमें अदारों से ज्यादा उन लोगों के, उनके बीवी बच्चे, उन खानदानों की फिक्र होती है जो बेरोजगार होते हैं, उनके चूल्हे बंद होते हैं, बड़ी तकलीफ में मुब्तला होते हैं। लिहाजा तमाम सियासी जमातों को जब वो अपोजिशन में होती हैं उस वक्त कुछ और बात करती हैं, हुकूमत में आके उनका नैरेटिव चेंज हो जाता है। तो मैं तो यही दरख्वास्त करूंगा अब हुकूमत के, क्योंकि तमाम पार्टियां बैठी हैं, कि मीडिया के हवाले से कोई ऐसी मरबूत किस्म की पॉलिसी दे कि कम से कम जो वर्कर है उसके रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। ठीक है, आप ये चाह रहे हैं कि पॉलिसी होनी चाहिए कि वर्कर्स का इस्तेहसाल ना हो। आगे चलते हैं, अनवर साहब, सजाद अनवर साहब, आप इसका जवाब कैसे देंगे? जी बिल्कुल, सारे पैनलिस्ट ने अपने अपने हिसाब से बात की, लेकिन मैं समझता हूँ कि सियासत हो या कोई दूसरा भी प्रोफेशन हो, वो तो किसी भी इंसान के लिए एक रास्ता देता है आगे बढ़ने का, लेकिन जो उसकी जिबिलत होती है या जो उसका पर्सनल प्रोफाइल होता है, जो उसने सीखा होता है या जो उसके साथ चीज़ें चल रही होती हैं, वो उनको कभी भी अपने से अलग नहीं कर पाता। इमरान खान साहब शुरू से ही सेल्फ सेंटर्ड हैं, खुदगर्ज हैं और वो अपने से आगे देखने की उनको आदत ही नहीं है। क्रिकेट के ज़माने से लेकर उन्होंने स्टारडस्ट देखा और लोग उनकी पुरानी फ़ैन फॉलोइंग थी, पहले क्रिकेट के हवाले से, फिर कई दूसरे हवालों से भी उनकी फ़ैन फॉलोइंग थी, बहुत सारे लोग उनके चाहने वाले थे इस मुल्क में। लेकिन
उन्होंने ये नहीं सीखा कि जैसे आदमी ऊपर आता है तो वो उतना ही हम्बल हो जाना चाहिए, उसको उतनी स्पेस दूसरों के लिए पैदा करनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग उसकी होनी चाहिए, मामलात को समझने के लिए उसको एक फराख दिली और एक वुसअत नज़र का मुजाहरा करना चाहिए। वो उनमें हमेशा से नहीं रहा। यही वजह है कि वो जो एक ख़ास डिक्टेटोरियल माइंडसेट उनका हमें दिखाई देता है। और ये सियासत में इस तरह के लोग हमेशा मिसफिट होते हैं और अल्टीमेटली ये जब वो बगैर किसी बैसाखी के सियासी मैदान में उतरेंगे। सजाद साहब अगले सवाल की जानिब बढ़े। नाज़रीन, हम ये देख रहे हैं, मनाजिर आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर न्यूज़ में कि शहबाज गिल साहब जो हैं वो कभी व्हील चेयर पर आते हैं, कभी स्ट्रेचर पर आते हैं और कभी अपने बदन के ऊपर से चादर हटाते हैं ताकि मीडिया जो है उनको अच्छी तरह से कवर कर ले, और कभी फिर मुतालबा करते हैं कि हाय मेरा ऑक्सीजन मास्क मुझे वापस दे दिया जाए। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स कुछ और ही कहती हैं, वो बरक्स होती हैं। मेडिकल रिपोर्ट से कहती हैं कि वो फिजिकली फिट हैं और सिर्फ उन्हें दमे की बीमारी है जो कि उनके बचपन से उनको लाहक है। लेकिन फिर ऐसा क्या है जो कि बहुत ज़्यादा वाहवेला किया जा रहा है? तो इसी सिलसिले की कड़ी हमारा अगला सवाल, मेडिकल रिपोर्ट में सेहतमंद करार देने के बाद शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद का सियासी बयानिया दम तोड़ गया है। मुर्तज़ा साहब, हाँ या ना? देखें, मुझे तो ऐसा ही लगता है, लेकिन ये जो सारी कोशिश हो रही है वो क्यों हो रही है ये समझना चाहिए। जो इल्जामात हैं शहबाज गिल साहब पे, वो कोई बकरी चोरी के नहीं हैं, वो कोई किसी को गालम गलोच के नहीं हैं। सही, वो बहुत ही संगीन और संजीदा किस्म के इल्जामात। बिल्कुल। उन पे इल्जाम है कि उन्होंने हमारी अफवाज के अंदर बगावत पर लोगों को उकसाने की कोशिश की। सीनियर और जो जूनियर जो ऑफिसर्स हैं उनके दरमियान एक कोशिश की कि वो हुक्म उदूली करें। अब ये इस तरह के संगीन जो इल्जामात हैं और जो 15.5 मिनट की जो उनकी तकरीर थी जिसको किसी ने नहीं रोका और जो कि बज़ाहिर एक मंसूबा बंदी के तहत एक प्लान लगता है, तो उसकी संगीनी को कम करने के लिए मुझे लगता है कि ये इस तरह के ड्रामे किए जा रहे हैं। मैं ड्रामा इसलिए कहूंगा क्योंकि जहां तक सेहत का मामला है उसमें सबसे ज्यादा एतबार जो है वो डॉक्टरों पर और जो उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, लैब रिपोर्ट्स हैं, उन पर ही किया जा सकता है। आप और मैं इस पर कोई फैसला नहीं कर सकते। आप ये याद करें कि नवाज शरीफ साहब को जब नवंबर 2019 में भेजा गया था तो उस वक्त की हुकूमत, बुज़दार और इमरान हुकूमत के तहत जो मेडिकल बोर्ड था उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी और उस वक्त की जो पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, उन्होंने कहा था कि वाकई इनकी हालत खराब है, इतनी खराब है कि और ये भी कि उनका इलाज यहाँ नहीं हो सकता। इसी तरह से आप ये देखें कि शौकत खानम के जो थे डॉक्टर फैसल सुल्तान जो बाद में एडवाइजर बने, उनकी अपनी रिपोर्ट थी। इमरान खान ने खुद कहा, जो इस वक्त पंजाब के वज़ीर आला हैं परवेज इलाही, उन्होंने खुद कहा कि जी मैंने भी ये तहकीक की है। तो डॉक्टरों के अलावा और किस पे एतबार किया जा सकता है? सही, तो ठीक है, डॉक्टर्स के अलावा किस पे एतबार किया जा सकता है? शर्मिला साहिबा, आप अपना जवाब दीजिएगा। देखिए मदीहा, ये कोई सियासी बयान नहीं, ये प्रोपेगेंडा है। क्योंकि पीटीआई जो है ना एक प्रोपेगेंडा पार्टी है, तो ये प्रोपेगेंडा करती रहेगी। ये खत्म होगा तो वो कोई और करना शुरू कर देगी शहबाज गिल के ऊपर, जब तक कि वो केस उनके शहबाज गिल साहब जेल से वापस नहीं आ जाएंगे और उन ऊपर से केस खत्म नहीं हो जाए। क्योंकि अखलाकी तौर पर तो उन्होंने उनको डिसऑन कर दिया हुआ है इमरान खान साहब ने, उनकी पार्टी ने। लेकिन चूंकि उनके पास अब और कुछ नहीं बचा तो वो तशद्दुद वाला जो बयानिया नहीं, प्रोपेगेंडा लेके एक हमदर्दी का जो है ना वोट बैंक लेना चाह रहे हैं, जिसमें कोई सच्चाई कोई नहीं है। आपका मेडिकल जो बोर्ड है उसके अंदर क्लियरली आ रहा है कि तशद्दुद कहीं पे नहीं किया गया। हालांकि ये वही शहबाज गिल हैं जो दूसरों की बीमारियों का मजाक उड़ाते थे। जब मियां नवाज शरीफ साहब के मेडिकल बोर्ड बैठा, उन्होंने कहा कि इनकी तबीयत ठीक नहीं, इनको बाहर भेजा जाए, तो इन्हीं शहबाज गिल साहब ने निजी चैनल के ऊपर जाके इंटरव्यू देते हुए बहुत गलीज जुबान उनके बारे में इस्तेमाल की थी और बड़ा उनका मजाक उड़ाया था। अभी तक नवाज लीग के अंदर से किसी लीडरान ने उनका उस तरह से मजाक नहीं उड़ाया, ना उनके बारे में उस तरह की कैंपेन चली जिस तरह की ये पार्टी चलाती
है। ये तो वो पार्टी है जो कुलसूम नवाज साहिबा जब हॉस्पिटल में एडमिट थी तो ये जाके चेक करने की कोशिश करते थे कि क्या वाकई वो बीमार है। जब मियां नवाज साहब वजीर आजम होते हुए इंग्लैंड गए थे अपने बाईपास के लिए तो इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चलाई थी, वो तो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए गए हुए। ये ऐसी पार्टी है तो इनका ये प्रोपेगेंडा है, ये चलता रहेगा और इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। और मेडिकल रिपोर्ट आपके सामने डॉक्टर से बढ़ के जो मुर्तजा सुंगले साहब ने कहा उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। ठीक है ताहिर साहब, मेरी राय में देखें, अगर कोई भी ज़ेरे हिरासत शख्स हवालात में हो या जेल में हो, अगर वो तशद्दुद की बात करे तो ये एक बड़ी संजीदा बात होती है और इसके लिए मेडिकल बोर्ड बनता है। बल्कि वो कैदी जो हर जेलों में कैद हैं वो ख़त भी अगर लिख दें किसी जज को तो जज उसके ऊपर मेडिकल बोर्ड तश्कील दे देता है और वो जो मेडिकल बोर्ड होता है इंडिपेंडेंट होता है और उनको पता होता है कि कल हमें कोर्ट ऑफ लॉ में भी बुलाया जा सकता है। एक तरफ तो ये मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया, दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सेम डे पे पटिशन एक्सेप्ट हुई और वहाँ से रिपोर्ट मंगाई गई। अब इतने बड़े फोरम पे कोई भी डॉक्टर अपनी नौकरी का रिस्क लेके वो गलत मेडिकल रिपोर्ट, और वो पूरा एक बोर्ड होता है और उसमें सीनियर तरीन डॉक्टर होते हैं। सही बात। जब शहबाज गिल साहब वहाँ गए तो वहाँ पे जो वक्त की कमी है तो हमें आगे जाना पड़ेगा। चौधरी साहब आप भी जवाब दीजिएगा काइंडली। देखिए ये कोई भी मुल्ज़म जब गिरफ्तार होता है ना तो कभी भी वो ये नहीं कहता कि मैं गुनाहगार हूँ। हर बंदा अपने आप को ना बेगुनाह कहता है। हाँ जी। तो वही उसी तरह वो शहबाज गिल भी अपने आप को बेगुनाह और मासूम साबित करने के लिए जाहिर है वो तमाम हीले बहाने हरबे वो भी इस्तेमाल किया जाता है। और मैं समझता हूँ कि आज जिस स्टेज पे शहबाज गिल पहुंचे वो अपनी जुबान की वजह से पहुंचे हैं। अगर उन्हें अपनी जुबान पर कंट्रोल होता तो शायद उनको आज ये दिन ना देखना पड़े। लेकिन इसके साथ साथ मैं, क्योंकि ये हम लोग सियासी वर्कर कोई किसी भी पार्टी का हो, हम उसको कभी सपोर्ट नहीं करते हैं कि उसके साथ कानून से बालातर कोई एक्ट किया जाए। अगर तो कानून के मुताबिक उनको ट्रीट किया जा रहा है बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक ट्वीट हमारी नजर से गुजरा थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब का, जिसमें उन्होंने बड़ा एक सीरियस किस्म का एक इल्जाम लगाया कि इनके साथ कोई जिनसी तशद्दुद भी किया गया है। हाँ मैं समझता हूँ कि जो इंसानियत की तजलील है वो नहीं होनी चाहिए, कानून के मुताबिक उनको ट्रीट करना चाहिए। और डॉक्टर्स मौजूद हैं जो मेडिकल रिपोर्ट उस पर बोर्ड उस पर अपनी रिपोर्ट देगा, मेरा ख्याल है वो हतमी होगी। ठीक है सजाद साहब, अभी मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी ट्वीट की है। उन्होंने कहा है, एक मरतबा फिर से वाजे किया है कि शहबाज गिल साहब पर तशद्दुद नहीं हुआ है, अगर होता तो मेडिकल रिपोर्ट में वाजे हो जाता। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन उससे पहले डॉक्टर बाबर अवान ने कि उनके ऊपर ऐसा तशद्दुद हुआ है जो ना दिखाया जा सकता है और ना बताया जा सकता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या शहबाज गिल साहब जो जिस तरह की गुफ्तगू करते थे ना वो कोई टेलीविजन उस तरह से दिखा सकता था और ना उसके बारे में बता सकते था। ये सारा कुछ मुकाफात अमल है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो इमरान खान साहब ने ये जो जिनसी हैरेसमेंट का इल्ज़ाम लगाया है, अगर ये इस तरह का तशद्दुद हुआ है उनके ऊपर तो ये पीटीआई को साबित करना चाहिए, सिर्फ ट्वीट नहीं करना चाहिए, कोर्ट ऑफ लॉ में इसको साबित करना चाहिए। और अगर नहीं हुआ तो इनको अपने इसके ऊपर माजरत करनी चाहिए। ये इस तरह से ना तो सिम्पथी लेनी चाहिए और ना ही किसी के ऊपर अगर कोई जुल्म हुआ है तो उसको भी छुपा हुआ नहीं रहना चाहिए, उसको सामने आना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया सजाद साहब आपका भी। नाज़रीन, ये हमारे आज के 3 सवाल तो और इनके जवाब जो हैं हमारे आज के एक्सपर्ट ने आपके सामने रखे हैं। मुर्तज़ा साहब, शीला अम्मार साहिबा, ताहिर नईम मलिक साहब, आजम चौधरी साहब और सजाद अनवर साहब, सबका बहुत शुक्रिया। मदीहा को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।